Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे स्काईरूट एरोस्पेस, जो कि एक लीडिंग स्पेस टेक कंपनी है। यहाँ पर इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है स्टेज 2 ऑफ विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल इन दी श्रीहरिकोटा। चलिए पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल क्या है, बाकी की डिटेल इसके बाद यहाँ पर समझेंगे। देखिए, विक्रम 1 आपने सुना होगा, विक्रम एस सीरीज़, जिसको नवंबर 18 पिछले साल ही यहाँ पर लॉन्च किया गया था, उसी सीरीज़ का एक पार्ट है। बेसिकली स्काईरूट एक पहली कंपनी बन चुकी है जहाँ पर इन्होंने प्राइवेट रॉकेट्स यहाँ पर लॉन्च किए हैं फ्रॉम द इसरोज लॉन्च सेंटर। विक्रम 1 की अगर हम यहाँ पर बात करें, गिव मी अ सेकेंड, लेट मी अंडरलाइन दिस। ओके, विक्रम 1 की बात करें तो उसको नेम किया गया है हमारे फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई के नाम पर। एक मल्टी स्टेज लॉन्च व्हीकल है जिसकी कैपेसिटी है अराउंड 300 kg के पेलोड को ये लियो विच इज़ द लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा सकता है। ठीक है, पहली चीज़ आप याद रखेंगे, ये ऑल कार्बन फाइबर बॉडीड रॉकेट है जिसको यहाँ पर मल्टीपल सैटेलाइट्स यहाँ पर ऑर्बिट में पहुँचाने का काम कर सकता है। क्योंकि ये सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट है और रिलेटिवली सिंपल टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पर फॉलो करता है, दैट मीन्स कि लॉन्चिंग जो है इस व्हीकल की दैट वुड रिक्वायर मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर और रॉकेट कुड बी इजीली असेंबल्ड एंड लॉन्च विद इन दी 24 आवर्स फ्रॉम एनी साइट। राइट, फर्स्ट थिंग तो ये है जो आपको यहाँ पर विक्रम 1 के बारे में पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ स्टेज 2 एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो कलाम 250 स्टेज 2 का नाम यहाँ पर रखा गया है। एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है, पाइवोटल है ये कहीं ना कहीं, क्योंकि ये लॉन्च एक्सेंट बता रहा है, ये फैसिलिटेट करेगा जो ट्रांजिशन है फ्रॉम एटमॉस्फेरिक फेज टू द deep vacuum of the outer space. That is why the Kalam 250 become very important, क्योंकि ये हाई स्ट्रेंथ कार्बन कंपोजिट रॉकेट मोटर है जो यूटिलाइज कर रहा है सॉलिड फ्यूल को अलॉन्ग विद अ हाई परफॉर्मेंस एथिलीन, प्रोपिलीन, डायनीन, टर्पोलाइमर्स जिसे हम EPDM बोलते हैं, अलॉन्ग विद दी थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम। इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। अब देखिए, चूँकि कलाम 2 जैसा मैंने आपको बोला कि ये सेकंड स्टेज है तो आपको फर्स्ट स्टेज का नाम भी पता होना चाहिए, तो इट इज़ दी कलाम 1200। फर्स्ट स्टेज है कलाम रॉकेट का, जिसे कलाम 1200 बोला जाता है। इसकी बात करें तो मैक्सिमम थ्रस्ट ऑफ 1200 का KN का ये यहाँ पर प्रोवाइड करता है। वहीं अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें तो कलाम 250 है। ये स्टेज मैंने जैसा आपको बताया कि ये EPDM और थर्मल प्रोटेक्शन को यहाँ पर यूटिलाइज करती है। और इसके फीचर्स की बात करें तो एक कार्बन एबिलेटिव फ्लेक्स नोजल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्यूटर्स को यहाँ पर इस्तेमाल करता है। चलिए थर्ड स्टेज की बात करें तो यहाँ पर कलाम 100 हमें देखने के लिए मिलेगा, जो कि बाद में 100 km के हिसाब से भी काम करेगी। और इसके बाद चौथे स्टेज के बारे में बात की जा रही है जिसे पावर किया जा रहा है रमन 1 इंजन के द्वारा। देन जब इसका टेस्टिंग होगा देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टेज इन फुल डिटेल। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करते हैं WHO की पैंडेमिक ट्रीटी को लेकर। देखिए, WHO ने यहाँ पर डिसाइड किया है, आपको याद होगा पैंडेमिक ट्रीटी को यहाँ पर अनाउंस किया गया था और उसके लिए तभी से एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन बॉडी फाइनल स्टेज पर पहुँच रही है, जहाँ पर 30 पेज का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैंडेमिक एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया जाने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों है? 2000 अगर हम बात करें कोविड-19 के क्राइसिस के बाद सभी को एक चीज़ समझ में आई कि ग्लोबल डिफेंस को यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि फ्यूचर पैंडेमिक या से रिलेटेड कोई भी जो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होता है इसको यहाँ पर रोका जा सके। वाई दिस पर्टिकुलर ट्रीटी इज इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये विश्व की पहली पैंडेमिक ट्रीटी होगी जिसका मुख्य उद्देश्य है पैंडेमिक को प्रिजर्व करना, प्रिपेयर्डनेस क्रिएट करना, रिस्पॉन्स बनाना और साथ ही एक सेंट्रल फोकस तैयार करना। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रीटी। जहाँ इस ट्रीटी की बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो एक चीज़ समझने की कोशिश करिए। बेसिकली जो पैंडेमिक ट्रीटी है, जिसे ऑफिशियली रेफर किया जा रहा है पैंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रेफरेंस के नाम से ही इसको जाना जा रहा है। इम्पॉर्टेंट क्या है, गोल समझिए। पहले तो नेशनल, रीजनल और ग्लोबल कैपेसिटी को यहाँ पर बढ़ाना, अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पर इम्प्रूव करना, डेटा शेयरिंग यहाँ पर क्रिएट करना, साथ ही रिसर्च और डेवलपमेंट को बूस्ट करना व्हेन इट कम्स टू वैक्सीनेशन, व्हेन इट कम्स टू डायग्नोशन एंड दी ट्रीटमेंट। साथ ही यहाँ पर एक इक्विटेबल एक्सेस प्रोवाइड करना मेडिकल काउंटर मेजर्स के लिए सारी कंट्रीज़ को, स्पेशली जो लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनके लिए।
स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी इसमें एक ओपन मेंबर डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है। जैसे जैसे इसका ड्राफ्ट यहाँ पर तैयार होगा, वी हैव टू सी कि इसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है। पोटेंशियल बेनिफिट क्या है, देखिए इसकी वजह से अर्ली डिटेक्शन होगा, रिस्पांस होगा, आउटब्रेक को जल्दी से ट्रीट किया जा सकता है, फास्टर डेवलपमेंट और वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैक्सीनेशन का, सारे मेडिकल काउंटर मेजर्स लिए जा सकते हैं, एक इक्विटेबल एक्सेस क्रिएट कर देगा हेल्थ केयर का ड्यूरिंग दी पैंडमिक्स। लेकिन जहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हमें देखने के लिए मिलती हैं, वहाँ पर हमेशा उससे एसोसिएटेड कुछ कंडीशन भी देखने के लिए मिल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अलग अलग रिएक्शन है, जैसे बात की जा रही है कि जो प्रिपेयर्डनेस है उसको तैयार किया जा सके, फ्री और एक्सेसिबल कर दिया जाए वैक्सीनेशंस को, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक डाउट है। करंट ड्राफ्ट जो है ये यहाँ पर एक चीज़ की बात कर रहा है विच इज़ द पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम। PABS सिस्टम यहाँ पर बात कर रहा है कंट्रीज़ को कि वो अपने जीनोम सीक्वेंसिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, जो सैंपल है, उन्हें WHO के साथ शेयर करे ताकि कोऑर्डिनेट किया जा सके एक नेटवर्क और डेटाबेस में। In exchange for access to these data, manufacturers of diagnostic, therapeutic and vaccine would be required to provide a portion of their product free of charge और एट नॉट प्रॉफिट फॉर द प्राइस। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी कंट्रीज़ जहाँ इनके लिए फ़ायदेमंद है, बट दूसरी कंट्रीज़ अभी भी इसको लेकर एक प्रश्न चिन्ह में सफ़र कर रही हैं। एक और बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि भाई ठीक है, सब कुछ यहाँ पर आ जाता है, चलिए PABS सिस्टम तो समझ लिया, लेकिन दूसरा कंसर्न क्या है? दूसरा कंसर्न है कि ग्लोबल गवर्नेंस कैसा होगा, एनफोर्समेंट कैसा होगा, किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी हमें देखने मिलेगी, क्या मैकेनिज़्म है, किस तरीके से यहाँ पर रिस्क देखा जाएगा, इसके स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, क्या रिस्पॉन्स यहाँ पर किया जाएगा, कौन मॉनिटरिंग करेगा, डेटा शेयरिंग किस तरीके से होगी, ये सारी चीज़ें भी इसके साथ एसोसिएट देखने मिल रही हैं। अलॉन्ग विद दैट देयर इज ऑल्सो वन ऑफ द इशू रिलेटेड विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट। सो जैसे ही फाइनल ड्राफ्ट आता है, वी ऑल हैव टू सी कि यहाँ पर क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंटरनेट फ्रीडम को लेकर इंडिया में। 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में बात करें तो इंडिया यहाँ पर रैंक किया है एट द टॉप ऑफ द ग्लोबल लिस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जहाँ पर इंटरनेट बैन सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 7% से भी ज़्यादा शटडाउन वर्ल्ड वाइड में हमें देखने मिले हैं, और वो जितने भी वर्ल्ड वाइड हुए हैं उसमें से 7% केवल भारत में हुए हैं 2016-22 के बीच में। ये शटडाउन कहीं ना कहीं स्टेट अथॉरिटीज़ के द्वारा किए जा रहे हैं और इनको जस्टिफाई किया जा रहा है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी की बात है, जब भी पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट होगा तो हम इस तरीके के एक्शन लेंगे। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस पूरी की पूरी डेटा की, तो एक जो डेटा यहाँ पर कंपाइल किया गया है सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के द्वारा, यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक, अगर हम 2014 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक की बात करें तो अभी तक इन्होंने 780 से भी ज़्यादा शटडाउन कर दिए हैं। ये जो शटडाउन है इसमें 3 इवेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया, रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ और इंट्रोडक्शन हुआ फार्मर्स बिल का 2019 और 20, यहाँ पर सबसे ज़्यादा शटडाउन हुए हैं। इंटरनेट सर्विसेज की बात करें तो 70% से भी ज़्यादा, जब इनको जब डिस्टर्ब किया गया तो 70% से भी ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमिक लॉस हुआ 2020 में, ओनली बिकॉज ऑफ इंडिया हैज़ शट डाउन द इंटरनेट। वहीं अगर हम बात करें तो 7,000 घंटे का इंटरनेट शटडाउन अकेले हमें 2023 में देखने को मिला है। रीजनैलिटी के हिसाब से बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर शटडाउन किया गया है, लगभग 433 बार पिछले 12 सालों में। वहीं लॉन्गेस्ट ब्लैकआउट की बात करें तो ये मणिपुर में हमें देखने मिला फ्रॉम मई टू दिसंबर, जहां पर एथनिक क्लाइसिस की वजह से 2023 में शटडाउन किया गया था। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो फरवरी 15 इंटरनेट शटडाउन यहां पर हमें देखने मिला हरियाणा में बिकॉज ऑफ द फार्मर प्रोटेस्ट। अगर हम बात करें तो इंडियन स्टेट लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से, जुडिशियल रिस्पॉन्स के हिसाब से बात करें तो इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज यहाँ पर इम्पोज कर सकती है इंटरनेट शटडाउन को इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। लॉ यहाँ पर कहीं ना कहीं लैक करता है क्लियर डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इमरजेंसी
और सेफ्टी इशू। सुप्रीम कोर्ट अपने लैंडमार्क जजमेंट विच इज़ द अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बात करता है दैट इंटरनेट शटडाउन वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर्टिकुलरली व्हेन प्रोलॉन्ग्ड इनडेफिनिटली। एडिशनली कोर्ट्स ये भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को यहाँ पर शटडाउन ऑर्डर जैसी चीज़ों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के जो राइट हैं उसको यहाँ पर हनन कर रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं और चीज़ें भी बात की जा रही हैं कि लगभग 30,000 सोशल मीडिया URLs को यहाँ पर बंद किया गया है, अकाउंट्स को बंद किया गया है 2018 से 22 के बीच में। 55,000 से ज़्यादा वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है इंडिया में अंडर द सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। URLs को ऑफनली ब्लॉक कर दिया जाता है जहां पर डाउट होता है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ यहां पर की जा रही हैं। ऐसे में बहुत सारी अगर हम केसेस की बात करें ब्लॉकिंग वेबसाइट्स को लेकर, तो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के केसेस में 5,693 केस रजिस्टर हुए थे 2013 में। उसके बाद केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ही NCRB वगैरह मिलकर यहाँ पर इन साइट्स के URL को यहाँ पर ब्लॉक कर देता है। अब क्योंकि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, दैट मीन्स इंडिया की जब भी इंटरनेट फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक स्टेगनेंसी हमें देखने मिल रही है। इंडिया का जो फ्रीडम हाउस है वो यहाँ पर कम देखने के लिए मिल रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। ये सारी चीज़ें यूजुअली हमें देखने मिलती हैं जब भी कंट्री यहाँ पर कुछ इस तरीके के एक्ट करता है। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, और हम यहाँ पर समझेंगे हाउस होल्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड वेस्ट 1 मिलियन मील्स अ डे सेज यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट। देखिए 2022 में हाउस होल्ड वर्ल्ड वाइड वेस्टेड ओवर 1 बिलियन मील्स पर डे डिस्पाइट 783 मिलियन पीपल ग्रैपलिंग विद हंगर। और यहाँ पर थर्ड ग्लोबल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें कि जो फूड सिक्योरिटी से सफ़र कर रहा है, ये जो शॉकिंग रिवोल्यूशन है ये यहाँ पर आ रहे हैं फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के तहत, जो कि एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम विच इज़ द UNEP एंड WRAP का विच इज़ द वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम, जो कि एक UK बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम इस रिपोर्ट के की हाइलाइट्स के हिसाब से बात करें तो 2022 में एक स्टैगरिंग 1.05 बिलियन टन का जो फूड है वो वेस्ट हुआ था, उसको जनरेट किया गया है अलग अलग सेक्शन से। ये जो अमाउंट है ये एवरेज 132 kg पर कैपिटा विच इज़ नियर बाय 1/5 ऑफ द ऑल फूड अवेलेबिलिटी टू द कंज्यूमर के देखने के लिए मिलेगा। एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है फूड वेस्ट का, जिसमें 60% अकर हो रहा है हाउस होल्ड लेवल पर। वहीं फूड सर्विसेज की बात करें तो लगभग 28% और रिटेल कॉन्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो 12% का फूड वेस्ट इन अलग अलग सेक्शन से देखने के लिए मिला है। इंटरेस्टिंगली अगर हम बात करें तो रूरल एरिया टेंड टू वेस्ट लेस फूड कंपैरेटिव टू देयर अर्बन काउंटर पार्ट, जिसकी वजह से एक ग्रेटर डाइवर्जन हमें फूड स्क्रैप में देखने मिल रहा है। क्योंकि भाई गांव में जो फूड वेस्ट है उसको पैट्स, लाइव स्टॉक या होम कंपोजिट में इस्तेमाल कर दिया जाता है, लेकिन वहीं शहरों में इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। शॉकिंग क्यों है? देखिए जब हम दुनिया भर में बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग हंगर से सफ़र कर रहे हैं, ऐसे में फूड वेस्टेज कहीं ना कहीं एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। एवरेज लेवल पर अगर हम बात करें तो हाई इनकम कंट्रीज़, अपर मिडिल एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज कम से कम 7 kg पर कैपिटा के हिसाब से यहाँ पर फूड वेस्ट कर रही हैं, लेकिन वहीं जो लोअर इनकम कंट्रीज है दे आर ग्रैपलिंग विद द फूड क्राइसिस। और स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंजेस की, तब फूड क्राइसिस यहाँ पर अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। इन दिस केस वी हैव टू थिंक अबाउट ट्वाइस और इवन थ्राइस कि हम फूड को जिस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं ये अपने आप में ठीक नहीं है। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं इंडिया के राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज को लेकर। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है एक डिमांड भी यहाँ पर एग्जर्बेट हो रही है, जहाँ पर ब्लेम किया जा रहा है कि लैक ऑफ डोमेस्टिक थर्मल कोल है। एनालिसिस यहाँ पर रिवील कर रहे हैं कि नहीं, केवल और केवल डोमेस्टिक थर्मल कोल की अवेलेबिलिटी इशू नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक को लेकर भी है, जो कि प्राइमरी इशू बन रहा है। लॉजिस्टिक चैलेंजेस की बात करें तो ये यहाँ पर शॉर्टेज हैं, दे आर नॉट ड्यू टू कोल अवेलेबिलिटी, बल्कि लॉजिस्टिक इनएफिशिएंसी इसका एक सबसे बड़ा कारण है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर एक्नॉलेज करती है कि ये इशू कहीं ना कहीं सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो नेटवर्क है हमारा वो थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है।
जहाँ पर हम एड्रेस कर रहे हैं कि लॉजिस्टिक में टाइम लगता है, इमीडिएट एक्शन नेसेसरी है, क्योंकि अल्टरनेटिव कोल सोर्स आप यहाँ पर ढूंढ लेंगे, दैट इज़ ओके, बट ये कोई लॉन्ग टर्म ऑप्शन नहीं है। लॉन्ग टर्म ऑप्शन क्या है कि जब हम हमारे प्राइमरी इशू को यहाँ पर सुलझाने की कोशिश करें। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इशू किया एक एडवाइजरी जहां पर अर्ज किया जा रहा है कि पावर जनरेटर्स जो हैं टू मॉनिटर कोल स्टॉक अंटिल जून 2024 एंड इंपोर्ट कोल इफ नीडेड अप टू 6% बाय वेट। हालांकि ये जो एडवाइजरी है इसका मिस काउंटर स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए, इसको एक्सप्लिसिटली यूज़ किया जा रहा है एज द टर्म एडवाइजरी, और स्टेट को बात की जा रही है कि ब्लेंडिंग पर्पसेस के लिए आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। वहीं पे बात किया जा रहा है कि 6% इंपोर्ट अगर हम यहाँ पर कर लेते हैं तो ये ब्लेंड करेगा जितने भी कोल बेस्ड जनरेटर हैं और कहीं ना कहीं एक कॉस्ट एफिशिएंसी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। बट प्रॉब्लम अगेन इज़ द सेम कि हमारा जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो प्राइमरी प्रॉब्लम है, उसको यहाँ पर सॉल्व करना होगा, राइट। डाइवर्स प्लान हमें लेकर आने होंगे। इशू क्या है, देखिए ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ कोल है, इंपोर्ट एडवाइजरी की हम यहाँ पर बात कर लें, कॉस्ट इम्प्लीकेशन की बात कर लें, तो एडवाइजरी मैंडेट कर रहा है कि 6% का कोल इंपोर्ट यहाँ पर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को, जहाँ पर कंज्यूमर इफेक्ट होंगे। जैसे जैसे कोल इंपोर्ट यहाँ पर बढ़ेगा वो कॉस्ट भी वेरिएबल होंगी, इसीलिए ध्यान में रखते हुए हमें एक रेगुलेटरी बॉडी के साथ इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। वहीं जनरेशन और लोकेशन की बात करें तो भाई कहीं ना कहीं सारे प्लांट्स को इंपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर ज़रूरत है, कहीं पर नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हमें इसके लिए लेकर आना होगा कि भाई एक हमेशा इंपोर्ट इसके लिए आप इंपोर्ट करें, ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। रादर व्हाट वी हैव टू डू कि इसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन लेकर आना होगा, जहाँ पर हमारा जो प्राइमरी नेटवर्क है विच इज़ द लॉजिस्टिक, उसको सुधारना होगा। ओनली देन वी कैन वर्क ऑन दी इंडियाज कोल इम्पोर्ट, राइट। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन दी गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको DNR से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई संशय है, कोई समस्या है, तो आप मुझे pragyapande@rouseacademy.in पर डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.